सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोगों के पवन सीरीज में दिए गए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट थ्री आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 से आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू किया, केवल और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है इसको छोड़ करके बाकी पूरे देश में इस अधिकार को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक का होता है। जैसे कि आज के टाइम में जो शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित है, यानी कि बालक के अकॉर्डिंग जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीजें स्टूडेंट्स के लेवल की होती है वो उन्हीं को समझाते हैं। और यहाँ पर वो गुरु की तरह न होकर के बल्कि वो मार्गदर्शक की तरह होते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, वो एज ए फ्रेंड आपके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये होती है बाल केंद्रीय शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी थी? तो 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर ही पाठचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। आप लोगों को अच्छे से पता है 1992 में यशपाल समिति बनाई गई थी और यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के, यही इसका ध्येय वाक्य था कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, बस्ते का बोझ के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। तो उसी पर यहाँ पे बात हो रही है, जो 1993 में रिपोर्ट आई थी शिक्षा बिना बोझ के, इसके आधार पर पाठचर्या की रूपरेखा बनी थी। कौन सी रूपरेखा? 2005, पाठचर्या की रूपरेखा 2005। और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल ही थे, प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीटी की स्थापना 1995 में की गई थी। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? एनसीटी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 106 है, आईटीआई 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? दोस्तों, आईटीआई नहीं बल्कि आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, यहाँ पर दोस्तों सही कर लीजिएगा, आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि इस अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्वों एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? तो जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उन्हें जनगणना के कार्य में, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त ये सभी, इन सभी में ड्यूटी लगती है टीचर्स की, आपको पता है। इसके अलावा और कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करा जाएगा। जब भी जनगणना होती है तो उसमें टीचर्स अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा चुनाव में, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, केंद्र के चुनाव हो, सभी में टीचर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 है, एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। एनसीईआरटी का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 109 है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961।
तो 1961 आप याद रखिएगा। और ठीक इसके नीचे अगर मैं SCERT की स्थापना की बात करूं तो SCERT की स्थापना हुई थी 1981 में, यानी कि NCERT की स्थापना के ठीक 20 साल बाद हुई थी SCERT की स्थापना। और SCERT उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? लखनऊ में है, आप ये भी जानिए, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं कि SCERT पर ही बच्चे जाते हैं जब कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज को लेकर के आप लोग के DLED में। क्वेश्चन नंबर 110 है, NCTE का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपको पता है। और यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण करती है? तो इस संस्था का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। आप लोग जहां से भी, चाहे आप DLED कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, या फिर जो लोग B.Ed करते हैं, इन सभी को जो मान्यता देती है संस्था वो है NCTE से ही मान्यता प्राप्त आपके कॉलेज होते हैं, ठीक है, यही उनको मान्यता देती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि SCERT लखनऊ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश में DLED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसको है? तो आपको पता है कि आप लोगों की परीक्षाएं कौन कराता है? PNP, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस में है या वाराणसी में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? तो 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा को हम बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं या प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब हुई? तो डाइट की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1987 में, यानी कि संस्तुति दी गई थी 1986 में, और 1987 में डाइट की स्थापना कर दी गई। सेम यही टाइम है ब्लैक बोर्ड योजना का भी, 1987 और 1988 में ही ब्लैक बोर्ड योजना भी आई थी। तो याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से हैं? तो अध्यापन, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन, ये सभी एक प्रधानाध्यापक को देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। तो विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 119 है, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 121 है, विद्यालय प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इसमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक योजना, यानी कि विद्यालय जो विकास योजना होती है, ये विद्यालय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे हम कैसे अच्छा और बना सकते हैं, इसी के लिए प्रयास करने की ही योजना है। कैसे हम इसको स्कूल को और अच्छा बना सकते हैं, कहाँ-कहाँ और कमियां उनको हम दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीना मंच का गठन क्यों किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया है, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक। इसका गठन NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ है। तो मीना मंच यहाँ पर आप देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया है, यानी कि जो मीना मंच है इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है टीचर्स को,
और वो जा करके उसी प्रशिक्षण से फिर वो जा करके अपने विद्यालय में किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, कैसे जो वो सीख करके आते हैं उसे बताते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर खासकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है इस मीना मंच संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 है, मीना मंच के उद्देश्य लिखिए। मीना मंच के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? अक्सर इस पर ट्रेनिंग भी होती है, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है मीना मंच स्पेशली इसके लिए हर साल होती है। तो मीना मंच के उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर में ये ट्रेनिंग क्यों टीचर्स को दी जाती है? बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, यानी कि बालिकाएं अपने जो उनके मन में है, जो वो समाज के बारे में सोचती हैं, वो अपने अपने व्यक्तिगत विचारों को कैसे वो रख सकती हैं, उसके लिए एक मंच देता है मीना मंच। नेतृत्व तथा सहयोग की भावना, यानी कि उनके अंदर लीडरशिप की भावना आती है। लीडरशिप की भावना आती है तो वो किसी भी कार्य की जिम्मेदारी ले सकती हैं। सहयोग की भावना, यानी कि हेल्पफुल नेचर भी होता है इसके अंतर्गत, इसकी भी भावना आती है उनके अंतर्गत। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, सबसे बड़ी चीज यही है कि बालिकाओं को हम शिक्षा से जोड़ते हैं। इसके अलावा रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत, विभिन्न जीवन शैलियों का विकास, बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान, इसके अलावा बाल विवाह की रोकथाम और बचत हेतु प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 126 है, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? तो प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार को। क्वेश्चन नंबर 127 है, जेंडर संवेदीकरण से क्या आशय है? हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है बालिकाओं की अपेक्षा। बालक की पढ़ाई, खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जेंडर संवेदीकरण है जिसे हम रूढ़िवादिता भी कहते हैं, लिंग रूढ़िवादिता या लिंग भेद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, लिंग भेद के प्रमुख कारण क्या हैं? तो बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना, इसके अलावा छोटी उम्र में उनका विवाह कर देना, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लड़कियों पर दे देना, छोटे बच्चों को घर में देखने वाला कोई नहीं होता तो सोचते हैं कि चलो लड़की ही देख लेगी उनको। अभिभावकों की आर्थिक तंगी भी होती है, सोचते हैं लड़की को पढ़ाएं कि लड़के को पढ़ाएं। इससे अच्छा वो डिसीजन यही लेते हैं कि लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की का क्या, उसको तो शादी करके अपने घर भेज देना है, उसके घर भेज देना। तो ऐसी भी सोच होती है कुछ अभिभावकों की। उसका रीजन भी होता है, गरीबी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन इस सोच को हमें बदलना है, शायद इसीलिए आप लोग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं कि आप लोग निश्चित रूप से जब आप शिक्षक बन करके जाएंगे विद्यालय में तो निश्चित रूप से आप उन बच्चों को ऐसा ज्ञान देंगे कि वो बच्चे अपने जीवन में कभी भी किसी लड़के लड़की में भेदभाव ना करें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही समान रूप से सब संविधान ने अधिकार दिया है, दोनों समान हैं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करना है। अच्छे से जितनी जितनी जरूरी लड़के की पढ़ाई उतनी जरूरी लड़की की भी पढ़ाई है आज के टाइम में, ठीक है। बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा, ये भी प्रमुख रीजन है। तो ये लिंग भेद के कुछ प्रमुख कारण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, विद्यालय अभिलेखों का महत्व लिखिए। अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है। भावी योजनाओं के निर्माण में ये सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति बनी थी और ये उस साल बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। और जिस साल ये कमेटी बनी थी या प्रोफेसर यशपाल समिति बनी थी उसी साल जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को जनार्दन रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, हंटर कमीशन को हम और किस नाम से जानते हैं? हंटर कमीशन को अन्य किस नाम जानते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882। हंटर आयोग कब आया था? 1882 में आया था और ये मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा से ही संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 132 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ? तो 2007 से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 133 है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के क्या उद्देश्य हैं? तो निम्न उद्देश्य हैं 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। क्वेश्चन नंबर 134 है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य था
सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर, बैक टू स्कूल कैंप में हों। क्वेश्चन नंबर 135 है, अपव्यय का अर्थ बताइए। अपव्यय और अवरोधन में इतनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। अपव्यय या ह्रास ये एक ही चीज है, ठीक है। और जो अवरोधन है ये थोड़ी अलग है। दोनों के बारे में मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया है कि जो अपव्यय होता है इसका अर्थ होता है कि बच्चा स्कूल में आ रहा था और उसने बिना अपनी शिक्षा पूरी किए, यानी कि वो क्लास में कुछ दिन तो आया, उसके बाद एकाएक वो स्कूल से गायब हो गया, मतलब स्कूल उसने आना ही बंद कर दिया, उसने अपनी शिक्षा पूरी ही नहीं की। तो ऐसे बच्चे जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं करते और बिना पूरा किए ही विद्यालय बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका अपव्यय हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है व्यर्थता अथवा फिजूल खर्ची। शिक्षा में अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के पश्चात उसे पूरा किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, और दोस्तों अवरोधन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अवरोधन क्या होता है। बच्चा एक ही कक्षा में वो कई साल पढ़ता रहता है, वो अगली कक्षा में जा ही नहीं पाता, अगली कक्षा वो पास ही नहीं कर पाता। मतलब जब पिछली कक्षा को आप पास करोगे तब तो अगली कक्षा में जाओगे। तो बार बार बच्चा अगर कक्षा 2 में है, 2 को पास करके वो 3 में नहीं जा पा रहा है, तो उसका क्या हो गया, उसका अवरोधन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ अवरोधन। क्वेश्चन नंबर 136 है, अवरोधन का अर्थ बताइए। तो अवरोधन का अर्थ देखिए, अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है अवरोध अथवा रुकावट आ जाना। इस प्रकार की हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई बालक एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे हम अवरोध कहते हैं। छात्र के अध्ययन क्रम में रुकावट आ जाती है। भारत में इस ओर हरटांग कमेटी ने सर्वप्रथम 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित किया था। दोस्तों हरटांग समिति ने अवरोधन पर क्या कहा था, आप देखिए। अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे का निम्न कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है, यानी कि 1 से अधिक वर्ष तक वो बच्चा कक्षा 2 में ही पढ़ रहा, 2 से आगे वो बढ़ ही नहीं रहा, मतलब वो 3 में जा ही नहीं रहा, बार बार 2 में ही रह जा रहा हर साल। तो इस तरीके से क्या हुआ, बच्चे की पढ़ाई में अवरोध आ गया, तो इसे हम अवरोधन कहते हैं। और अपव्यय और अवरोधन पर सर्वप्रथम हरटांग समिति ने ही अपना रिपोर्ट दिया था। तो हरटांग समिति 1929 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। तो 1929 आप याद रखिएगा, इस समय हरटांग समिति बनी थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सोचोगे कितना मैम कह रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों यहाँ जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा, फुल फॉर्म का ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी फुल फॉर्म है सबका मैं क्लियर करूंगी एक जगह पर। ओबी मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एसओपीटी मतलब स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, डीपीपी का मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये तो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। और एनपीईजीईएल भी मैंने जहां जहां आया हर जगह मैंने बताया इसका फुल फॉर्म, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्वेश्चन नंबर 138 है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो समवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, आपको पता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहां पर है। तो संविधान के 42वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 140 है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 141 है, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था। मैकाले ने ही निस्यंदन सिद्धांत या सनाई का सिद्धांत दिया था, आपको अच्छे से पता है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, क्या लिखा था आप ध्यान से देखिएगा, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो खून और वर्ण में भारतीय हो किंतु रुचियों में, नैतिक आदर्शों में और बुद्धि में अंग्रेज हो। यानी कि ये अंग्रेजों की फौज बनाना चाहता था एक तरीके से, अगर देखा जाए कि भारत में ऐसा वर्ग बनाना है जो केवल रक्त में और वर्ण में, मतलब चेहरे से और शरीर से देखने में तो वो भारतीय लगे, लेकिन उनकी जो रुचियां हो, जो उनकी सोच हो, जो उनके आदर्श हो, वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग, बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। तो इस तरीके से ये सोच थी अंग्रेजों की। क्वेश्चन नंबर 142 है,
वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 143 है, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। और यशपाल समिति कब गठित की गई थी? 1992 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 144 है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्न सुविधाएं दी गई: शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक, संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक, कक्षा शिक्षण सामग्री, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट, पेचकस, प्लास, श्रव्य उपकरण जैसे कि रेडियो किसी प्राइमरी स्कूल में आपको मिल जाएगा रखा हुआ, और हर स्कूल में ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी और भी इसमें दिए हुए हैं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत और भी कौन कौन से उपकरण है। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, ढोलक, तबला, हारमोनियम, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन होना चाहिए, कक्षा कक्ष होने चाहिए, कम से कम 2 कमरे ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत 2 कमरे और 1 बरामदा, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए, ब्लैकबोर्ड, ये सभी चीजें होनी चाहिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 145 है, पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू किया गया? तो प्रथम 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण की चयनित राज्य है मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। क्वेश्चन नंबर 147 है, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था? 2016 में पूछा गया है। तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना और धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 148 है, ईसीसी शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के किन जनपदों एवं विकास खंडों में लागू की गई? तो 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई थी। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। तो अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 150 नंबर क्वेश्चन तक खत्म होते हैं। आपका थर्ड पार्ट क्लियर होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी विषय हैं सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी और आप आसानी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। कभी भी कहीं भी जहां भी आपका मन करे वहां आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे। और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े और जो भी वीडियोस हम उनके लिए बना रहे हैं वो उनकी उससे एग्जाम में डेफिनेटली मदद हो। यही हमारी कोशिश है, लगातार आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।